गुड इवनिंग एवरीवन। 6 फरवरी 2024 उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड 2024 बिल पेश कर दिया गया है। मतलब कानून बनाने की तरफ, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने की तरफ एक सकारात्मक कदम है। और जैसे ही ये कानून पास होगा और इंप्लीमेंट होगा तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां पर समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का बेसिक पर्पस है कि इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, पर्सनल मैटर्स पर अलग अलग कम्युनिटीज के अलग अलग लॉज हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड उन अलग लॉज को एक जैसा बनाने की तरफ एक कदम है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड 2024 जब इंप्लीमेंट हो जाएगा तब उस स्थिति के अंदर ये कानून बन जाएगा कि इन द मैटर्स ऑफ पर्सनल लॉ, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड कानून हो, इनहेरिटेंस से रिलेटेड कानून हो, मेंटेनेंस से रिलेटेड कानून हो, डाइवोर्स से रिलेटेड कानून हो, सब कम्युनिटीज पर, सब धर्म के लोगों पर, सब सेगमेंट ऑफ सोसाइटी पर एक जैसे रूल एप्लीकेबल होंगे। और ये कानून और ये जो बिल है ये लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर पेश कर दिया गया है और माना जा रहा है कि इसको बहुत ही जल्दी इसी सेशन के अंदर पास करा लिया जाएगा। आज के वीडियो के अंदर चलिए शुरू करते हैं हम की हाइलाइट्स ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड 2024 बिल की जो अहम बातें हैं। जहां तक इस बिल का सवाल है, इसके अंदर टोटल 392 सेक्शंस है, 392 सेक्शंस एंड 7 शेड्यूल्स आर देयर। अगर आपको ये पूरे बिल की कॉपी चाहिए, ड्राफ्ट बिल की कॉपी चाहिए, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ जाइए, वहां पर आपको ऑफिशियल बिल की कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, अब जो ये हाईलाइट है ये है कि ये पर्सनल मैटर्स पर पूरे उत्तराखंड के अंदर एक जैसे रूल्स एप्लीकेबल होंगे, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, जो अभी करंट डाइवर्जेंट है व्यू है। वैसे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, as per the article 44 of the constitution of India, it is a DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? गोल्स है जिनको अचीव करना है और स्टेट ऑफ उत्तराखंड ने इस दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है। असेंबली के अंदर बिल पेश कर दिया गया है। देखिए इसकी हाइलाइट्स क्या है। सबसे पहले लीगल एज के बारे में बात करेंगे। जहां तक लीगल एज की बात है, यूनिफॉर्म एज कर दी गई है। फॉर मेल इट इज 21 ईयर्स मिनिमम मैरिजेबल एज और फीमेल्स के केस के अंदर इसको 18 साल रख दिया गया है अक्रॉस द कम्युनिटीज। जैसे मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर जो मैरिजेबल एज फॉर वुमन थी दैट वाज एज ऑफ प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी जो अक्वायर होती थी वो 15 ईयर्स की एज पे अक्वायर होती थी। तो मतलब 15 साल से पहले शादी हो सकती थी, मगर 15 से 18 साल की उम्र के बीच में एक मुस्लिम फीमेल के पास ख्यार उल बुलुग, जिसको हम ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं, उसका ऑप्शन था और वो चाहे तो वो ऐसी मैरिज को निगेट कर सकती थी। मगर अब मिनिमम मैरिजेबल एज अक्रॉस द कम्युनिटी, वेदर यू बिलोंग टू एनी रिलीजन, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख रिलीजन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जू एटसेट्रा एटसेट्रा, और तब उस स्थिति के अंदर उत्तराखंड में रहने वाले हर रेजिडेंट के ऊपर यह लॉ एप्लीकेबल होगा। और महिलाओं के केस के अंदर मिनिमम मैरिजेबल एज 18 साल इस बिल के द्वारा प्रस्तावित है, स्टैंडर्ड हो जाएगी। ठीक है, और जहां तक मैरिटल स्टेटस की बात है, नीदर स्पाउस शुड हैव अनदर स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। मतलब मोनोगैमी को अक्रॉस द रिलीजन्स प्रेस्क्राइब कर दिया गया है। पॉलीगैमी को कंप्लीटली बैन करने की तरफ कदम है। पॉलीगैमी टू बी बैन्ड अक्रॉस द रिलीजन। एट द टाइम ऑफ मैरिज मैन मस्ट नॉट हैव अ लिविंग वाइफ। एक से ज्यादा, अगर किसी मेल की ऑलरेडी एक वाइफ है तब वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। इसी तरह किसी महिला का ऑलरेडी एक लिविंग हस्बैंड है तो वो भी शादी नहीं कर सकती। एंश्योरिंग मोनोगैमी एंड फैमिली स्टेबिलिटी। इट मीन्स एज पर द करंट मुस्लिम लॉ ए मेल कैन मैरी 4 वाइफ्स एट अ टाइम। तो उसको भी सुधारने की तरफ एक ये कदम है और मोनोगैमी एज अ स्टैंडर्ड
नॉर्म प्रेस्क्राइब किया जा रहा है विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड अक्रॉस द रिलीजन। तीसरा है मेंटल फिटनेस, बोथ पार्टनर्स एंटरिंग इनटू मैरिज शुड बी मेंटली फिट, एम्फेसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेंट एंड कैपेबिलिटी फॉर्मिंग अ मैरिटल यूनियन। उसके साथ साथ मेंटल फिटनेस की तरफ भी जोर दिया जा रहा है कि जैसे माइनर एज के अंदर शादी हो जाती है तो कंसेंट ऑफ माइनर वाज इमैटेरियल, मगर अब मिनिमम एज फीमेल के केस के अंदर 18 साल रखी गई है और मेल के अंदर 21 ईयर्स रखी गई है। ऑब्वियसली इसका मतलब एज ऑफ मेजॉरिटी दे हैव अटेन्ड, और उसके साथ साथ मेंटल फिटनेस भी होगा तो दे विल गिव देयर कंसेंट टुवर्ड्स द मैरिज, दे विल गिव देयर कंसेंट टुवर्ड्स द मैरिज। ठीक है। प्रोहिबिटेड मैरिज, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड है, इट prohibits certain kind of marriages with direct relations of father or mother or grandfather or grandmother. Marriage involving direct relatives such as father, mother, grandfather and grandmother are deemed unlawful, preserving societal norm and preventing legal disputes within family. ऐसी जहां पर फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर इस तरीके की रिलेशंस इन्वॉल्व हो, वो सारी शादी अनलॉफुल होंगी अंडर दी उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। आगे चलिएगा। कोई भी शादी होगी, शादी होने के विदिन 60 डेज मैरिज शुड बी रजिस्टर्ड। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज प्रेस्क्राइब्ड। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज प्रेस्क्राइब्ड अक्रॉस ऑल द रिलीजन्स। अब देखिए आपके सामने मैं हिंदू मैरिज एक्ट का एग्जांपल लूंगा। उसका सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की बात करता है, जहां पर मैरिज ऑप्शनल है। ओनली 4-5 स्टेट जैसे गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और 1-2 स्टेट और है, वहां पर मैरिज कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल। गोवा के अंदर भी है। उसके अलावा इंडिया में कहीं और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन मैरिज नहीं है। और जहां पर इवन कंपल्सरी भी है, अगर कोई मैरिज रजिस्टर नहीं करता था तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वो फाइन मैक्सिमम कितना था? मैक्सिमम 25 रुपीज फाइन था। ठीक है, ज्यादा कोई डेटरेंट इफेक्ट नहीं था। अब इस नए लॉ के अंदर पहली बात तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की जाएगी एज फार एज मैरिज इज कंसर्न, और 60 दिन के अंदर वो रजिस्टर किया जाना है। ऑल मैरिजेज मस्ट बी लीगली रिकॉग्नाइज्ड विद इन 60 डेज, एंश्योरिंग अ टाइमली एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द मैरिटल स्टेटस। और इसके साथ साथ पनिशमेंट भी प्रोवाइड की गई है। अगर आप या कोई व्यक्ति मैरिज रजिस्टर कराते टाइम false information provide करता है at the time of registration, then it can lead to 3 months of imprisonment in jail, 3 months of imprisonment in jail and 25 rupees as fine, 25,000 rupees as fine, deterring fraudulent practices. मैरिज रजिस्टर कराते टाइम अगर कोई झूठी इंफॉर्मेशन देगा तो सजा का प्रावधान है अप टू 3 months ऑफ imprisonment और फाइन अप टू रुपीज 25,000, 25,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। और बोथ नॉन रजिस्ट्रेशन पेनल्टी, अगर कोई शादी को रजिस्टर नहीं कराता है, क्योंकि कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल है, और शादी अगर नहीं रजिस्टर कराई जाती है, देन इन दैट केस अ फाइन ऑफ अप टू रुपीज 10,000 कैन बी इम्पोज्ड इफ द मैरिज इज नॉट रजिस्टर्ड। जो ये फाइन ऑफ 10,000 है, दैट इज अप टू 10,000 रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है अगर शादी रजिस्टर नहीं की जाती है। अ फाइन ऑफ अप टू 10,000 रुपीज कैन बी इम्पोज्ड। मूविंग फर्दर, देखिए जहां तक डिसोल्यूशन की बात है, डाइवोर्स की बात है, डाइवोर्स के लिए कोर्ट की डिक्री अब मैंडेटरी कर दी गई है। मतलब इनफॉर्मल डाइवोर्स अब नहीं हो सकते। स्पेसिफिकली तलाक बिना कोर्ट की डिक्री के नहीं हो सकता। आपको कोर्ट की डिक्री चाहिए ही चाहिए। Dissolving a marriage without a court order can lead to a 3-year sentence, reinforcing the legal process for separation. अगर कोई व्यक्ति अपने स्पाउस को बिना कोर्ट ऑर्डर के तलाक दे देता है, डाइवोर्स दे देता है, तो 3 साल तक की सजा के प्रावधान है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड के अंदर। और कोई अगर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर जो मैरिज की कंडीशन प्रेस्क्राइब है उनसे बाहर या उनको ना फॉलो करते हुए शादी करता है तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगाई है। पेनल्टी कितनी है? 6 महीने तक की जेल हो सकती है और साथ में 50,000 रुपए का
फाइन हो सकता है, 50,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। इफ अ मैरिज इज नॉट सोलमनाइज्ड इन कंप्लायंस विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड in the state of Uttarakhand, then a penalty is provided, imprisonment up to 6 months and a fine up to rupees 50,000 has been provided. देखिए, जहां तक डाइवोर्स डेक्री की बात है, इसके अंदर यह बोला गया है द डेक्री मस्ट बी इश्यूड विद इन 60 डेज ऑफ द डाइवोर्स प्ली। जब कोर्ट के सामने एप्लीकेशन दी जाएगी रिगार्डिंग द डाइवोर्स, तो 60 दिन के अंदर कोर्ट को डेक्री दे देनी है डाइवोर्स पे, एंश्योरिंग अ स्विफ्ट रिजोल्यूशन ऑफ मार्शल डिस्प्यूट। पर्पस क्या है कि जल्दी से जल्दी मैटर का निपटारा हो सके। 60 दिन के अंदर डाइवोर्स के रिगार्डिंग कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा। ये सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये बोलूंगा कि कदम है, लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव है, ताकि जो फैमिली डिस्प्यूट होता है उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जा सके। मेंटेनेंस एंड एलिमनी आर पेएबल टू बोथ मेन एंड वुमन। पुरुष और महिला दोनों ही एंटाइटल्ड होंगे अंडर द यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड टू गेट मेंटेनेंस एज वेल एज एलिमनी, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट पोस्ट डाइवोर्स। ठीक है, जहां तक इंटरिम मेंटेनेंस की बात है, जब तक डाइवोर्स प्रोसीडिंग चलेंगी तो उस दौरान मेंटेनेंस मिलेगा, और एलिमनी कब मिलता है? एट द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, परमानेंट सेटलमेंट होती है। हाई कोर्ट अपील्स आर अलाउड इन केसेस, ऑब्वियसली हाई कोर्ट के सामने जाएगी जहां पर कोई पार्टी संतुष्ट नहीं होगी फ्रॉम द डिक्री ऑफ द कोर्ट। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, लिव इन रिलेशनशिप के केस में ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज आ रही है इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड 2024 mandates that live-in relationship shall be compulsory registrable in the state of Uttarakhand। अगर कोई कपल बिना शादी किए लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रहता है तो उसको ऐसी लिव इन रिलेशनशिप को कंपल्सरी रजिस्टर करना होगा विद द रजिस्ट्रार। और यहां पर रजिस्ट्रेशन का पर्पज कोई मैरिज का रिकॉर्ड क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि ये लिव इन रिलेशनशिप है। दिस इज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड ओनली। देखिए क्या लिखा है, एवरी लिव इन रिलेशनशिप मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द लॉ नोटिफाइड रजिस्टरिंग अथॉरिटी, जो रजिस्ट्रार होगा, फॉर्मलाइजिंग द रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड डिग्रीज की भी बात की गई है कि लिव इन पार्टनरशिप ऐसे लोगों के अंदर पॉसिबल नहीं होगी जो प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर आते हैं। और ऑलरेडी अगर एक पार्टनर मैरिड है तो वो भी लिव इन रिलेशनशिप के अंदर नहीं रह सकता। रजिस्ट्रार ऐसी किसी भी लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। आपको मैं आगे भी बताऊंगा, रजिस्ट्रार के पास ऑप्शन भी है लिव इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने का और रिफ्यूज भी करने का उसको रजिस्ट्रेशन। ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन, चिल्ड्रन फ्रॉम लिव इन कपल्स आर एंटाइटल्ड टू ऑल प्रोटेक्शन एंश्योरिंग देयर राइट्स एंड वेलफेयर। एक्चुअली जो लिव इन रिलेशनशिप के चिल्ड्रन होंगे उनको लेजिटिमेट माना जाएगा, उनको लेजिटिमेट माना जाएगा। टर्मिनेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप का टर्मिनेशन भी हो सकता है। जिस तरीके से कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होगी उसी तरह अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप टर्मिनेट भी हो रही है, खत्म भी हो रही है, then in that case the information must be notified to the registrar, then the information must be notified to the registrar। पार्टनर को भी नोटिफिकेशन दी जानी चाहिए। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि लिव इन रिलेशनशिप के अंदर जो ये बहुत अहम प्रोविजन ऐड किया गया है, अगर लिव इन रिलेशनशिप के अंदर मेल पार्टनर अपने फीमेल पार्टनर को डेजर्ट करता है, मतलब उसको छोड़ के जाता है, या मतलब बोल दीजिए कि लिव इन रिलेशनशिप से बाहर जाता है, लिव इन रिलेशनशिप को खत्म करता है, तब ऐसी स्थिति के अंदर उस पुरुष को दैट मेल हैज टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू द फीमेल पार्टनर ऑफ अर्स्टवाइल लिव इन रिलेशनशिप। इज इट क्लियर? तो मेंटेनेंस के प्रोविजन को इनकॉर्पोरेट किया गया है इन द लिव इन रिलेशनशिप। एज फार एज रजिस्ट्रार का क्या रोल होगा, रजिस्ट्रार लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करने से पहले समरी इंक्वायरी करेगा, और हो सकता है जो पार्टनर्स हैं, जो लिव इन रिलेशनशिप के अंदर लोग हैं, उनको बुला सकता है, उनसे सवाल जवाब पूछ सकता है, और उनसे जो एसोसिएटेड पर्सन्स हैं उनको भी बुलाकर उनसे भी सवाल जवाब कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है स्टेटमेंट, लिव इन रिलेशनशिप की स्टेटमेंट को रजिस्टर करने से पहले। उसके बाद
verification. Partners may be summoned for verification and to supply additional information maintaining thoroughness in the process. Refuse to register. रजिस्ट्रार के पास ये भी ऑप्शन है कि वो लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करने से मना कर सकता है, उसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर सकता है, मगर जब भी वो किसी लिव इन रिलेशनशिप को रिफ्यूज करेगा रिकॉग्नाइज करने से, तब उस स्थिति के अंदर द रजिस्ट्रार हैज टू प्रोवाइड रीजंस इन राइटिंग. ये देखिए, रजिस्ट्रार को डिस्क्रिशन तो दी गई है कि वो रिफ्यूज कर सकता है मैरिज रजिस्ट्रेशन को, मगर वो गाइडेड डिस्क्रिशन है. ठीक है, गाइडेड डिस्क्रिशन इन द सेंस कि जब भी वो रिफ्यूज करेगा, ही हैज टू प्रोवाइड रीजंस फॉर नॉट रिकॉग्नाइजिंग द लिव इन रिलेशनशिप, सेफगार्डिंग अगेंस्ट अनलॉफुल रिलेशनशिप. आगे चलिएगा. अडॉप्शन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात है. देखिए, हिंदू लॉ के अंदर अडॉप्शन रिकॉग्नाइज है, मुस्लिम लॉ के अंदर अडॉप्शन रिकॉग्नाइज नहीं है. वहां पर एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी का कॉन्सेप्ट है कि मेल within 2 years of the child birth of the child can recognize that the child as his child, acknowledge that his child. अब मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर अडॉप्शन नहीं होता था, और आपको पता होगा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 आया, उसके बाद शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, जिसके अंदर ये बोला था कि अगर कोई रिलीजियस कम्युनिटी या कोई लोग अपने पर्सनल लॉ के अंदर अडॉप्शन नहीं कर पाते हैं बच्चे का, तो वो सेक्युलर लॉ के अंदर अडॉप्शन कर सकते हैं. उसी जैसे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 सेक्युलर लॉ है, तो वहां पर वो अडॉप्शन कर सकते हैं. मगर जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि ये अडॉप्शन को रिकॉग्नाइज कर रहा है, एक्सेप्टेबल कर रहा है विद इन ऑल कम्युनिटीज, तो इवन अ मुस्लिम मेल और फीमेल कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड एज पर दी नॉर्म्स प्रोवाइडेड इन दी उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड. हलाला और इद्दत पर कंप्लीटली बैन कर दिया गया है. हलाला का कंसेप्ट क्या होता था कि अगर कोई मेल मुस्लिम लॉ के अंदर अपनी वाइफ को डाइवोर्स देता है, तलाक देता है, और सपोज करो बाद में उसका मन करे कि वापस उसी, वो गलती से डिसीजन लिया गया तो वापस से उसी वाइफ से शादी करनी है, तो उसके लिए हलाला का प्रोसेस फॉलो किया जाता था. हलाला क्या होता था? हलाला क्या है? हलाला के अंदर द कंसर्न्ड वाइफ फर्स्ट हैव टू ऑब्जर्व द पीरियड ऑफ इद्दत. इद्दत क्या होता है? इद्दत इज अ पीरियड ऑफ बर्निंग. ये डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज पर फॉलो किया जाता है. डेथ के केस के अंदर 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल या 3 लूनर मंथ, 3 महीने का ये नॉर्मली टाइम होता है इद्दत का. और अगर हस्बैंड डाइवोर्स हो रहा है, शादी वो ड्यू टू दी डेथ ऑफ दी हस्बैंड हो रहा है, तो उस केस के अंदर 4 मंथ्स 10 डेज का इद्दत पीरियड होता है. इस दौरान महिला को एक एब्सिस्टेंस की लाइफ जीनी पड़ती है. वो कोई सौंदर्य प्रसाधन वगैरह यूज नहीं कर सकती. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इद्दत का, मैं आपको समझा रहा हूं. ये जो और हलाला का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था कि अगर किसी मेल ने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया है और बाद में लगता है कि ये तो गलती हो गई, नहीं देना चाहिए था, तो अगर वो उसी वाइफ से शादी करना चाह रहा है, द कंसर्न्ड वाइफ फर्स्ट हैव टू ऑब्जर्व द पीरियड ऑफ इद्दत, जो कि जनरली इद्दत ऑफ डाइवोर्स इज 3 मंथ्स. फिर उसके बाद वो किसी और पुरुष के साथ शादी करेगी. शादी करने के बाद वहां पर मैरिज कंज्यूमेट होगी. कंज्यूमेट होने का मतलब है सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, और फिर वो दूसरा हस्बैंड उस वाइफ को डाइवोर्स देगा, तलाक देगा. फिर वो वापस से इद्दत पीरियड जो नॉर्मली 3 महीने का होगा वो ऑब्जर्व करेगी, फिर वापस से अपने पुराने हस्बैंड के साथ शादी कर सकती थी. ये नॉर्मल रूल था. इसको कंप्लीटली बैन कर दिया गया है. इसी तरह इद्दत पीरियड को, कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो रहा है तो उसके कम से कम 3 महीने के बाद ही कंसर्न्ड फीमेल दोबारा शादी कर सकती थी. अगर डेथ हुई है हस्बैंड की, उस केस के अंदर 4 मंथ्स 10 डेज का टाइम था. इस चीज को हटा दिया जा रहा है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को मुस्लिम पर्सनल लॉ से हटा के, क्योंकि अब यूनिफाइड लॉ आ रहा है डाइवोर्स पर. तो उस केस के अंदर जो ये हलाला और इद्दत का कॉन्सेप्ट है, इसको भी कंप्लीटली हटाया जा रहा है. आगे चलिएगा. अगर कोई इंडिविजुअल बिना विल बनाए, वसीयत बनाए, उसकी डेथ होती है, तो उस केस के अंदर भी यूनिफॉर्म रूल लागू किए जा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड. सबसे पहला राइट होगा इमीडिएट फैमिली मेंबर्स का, जैसे कि
बेटा, बेटी, वाइफ, माँ, बाप, इस तरह के लोग, इनके बीच में जो शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सबको बराबर का शेयर मिलेगा। अभी देखिए, आप देखते हैं कि डिफरेंट पर्सनल लॉज, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो या फिर इंडियन सक्सेशन एक्ट, सबके रूल्स अलग अलग है, बहुत कंफ्यूजिंग है। उन सारे कंफ्यूजन को दूर करते हुए सिंप्लीफाइड रूल्स लेके आए गए हैं। जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होगा इनका इक्वल राइट होगा और इनका प्रेफरेंशियल राइट होगा। सबसे पहले इन्हीं को प्रॉपर्टी मिलेगी कि अगर कोई व्यक्ति बिना विल बनाए, वसीयत बनाए, उसकी डेथ होती है। फिर इनके बाद अगर सपोज करो कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर के अंदर नहीं है, तब उसके बाद किसका राइट अराइज होगा? सेकेंड लाइन ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके अंदर वुड बी इक्वली डिवाइडेड अमंग द फर्स्ट कजन्स ऑन द पैटर्नल साइड इफ देयर आर नो इमीडिएट रिलेटिव्स। अगर कोई इमीडिएट रिलेटिव नहीं है तब वो फर्स्ट कजन्स के पास प्रॉपर्टी चली जाएगी। फर्स्ट कजन्स के पास प्रॉपर्टी चली जाएगी किस लाइन में? पैटर्नल लाइन में। और जब ना आपके फर्स्ट डिग्री इमीडिएट फैमिली मेंबर है ना फर्स्ट कजन है, तब उसके बाद वो अदर क्लेमेंट्स के बाद जा सकती है। मतलब एक तरह से आप मान लीजिएगा दूर के रिश्तेदार जो आपकी फैमिली चेन के अंदर हो उनके पास जा सकती है। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति, कोई मरता है व्यक्ति बिना विल बनाए, ना उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर है, ना उसकी कोई सेकंड लाइन के अंदर कोई उसकी प्रॉपर्टी क्लेम करने वाला है, अगर उसे थर्ड लाइन में भी कोई नहीं मिलता है, तो उस सिचुएशन के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ एस्चीट अप्लाई किया जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्चीट, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्चीट क्या होता है कि उस प्रॉपर्टी को फिर स्टेट अक्वायर कर लेगी, उस प्रॉपर्टी को फिर स्टेट अक्वायर कर लेगी। आगे चलिएगा। इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स, सन और डॉटर्स को इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स दिए जा रहे हैं। वैसे कम्युनिटीज के बीच में, जैसे जहां पर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता था, आपको भी पता है 2005 के बाद को-पार्टनर बना दिया था इन द सेम राइट एज अ सन, मगर अब इस चीज को अक्रॉस द कम्युनिटीज एप्लीकेबल किया जा रहा है। सन एंड डॉटर आर प्रोवाइडेड द इक्वल राइट ऑफ इनहेरिटेंस और इक्वल राइट्स टू प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स। Equal property rights will be granted to the son and daughter, promoting gender equality in inheritance matter। जहां तक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात है, उसके बारे में भी बोला है कि स्पेसिफिक सेफगार्ड इंक्लूड किए गए हैं विद रेफरेंस टू द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, रिकॉग्नाइजिंग ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर। स्टेट गवर्नमेंट ऐसे मैटर्स के लिए एक डिसीजन मेकर अपॉइंट करेगी जो एंश्योर करेगा कि डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग द हेयर्स या फिर क्लेमेंट्स सही तरीके से हो रहा है। यूसीसी का क्या स्कोप है? एज फार एज स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड, द लॉ प्रपोज्ड बाय उत्तराखंड सिविल कोड वुड अप्लाई टू ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट। उत्तराखंड के अंदर जो लोग भी रह रहे हैं उन सबके ऊपर अप्लाई होगा। रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट द शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्टेड अंडर पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर एप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज एवरी पर्सन हु इज अ रेजिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इट विल बी एप्लीकेबल ऑन दैट कंसर्न्ड इंडिविजुअल। प्रोहिबिशन एंड स्टैंडर्ड्स की बात है तो पॉलीगैमी पर कंप्लीट बैन लगाया जा रहा है, हलाला पर कंप्लीट बैन लगाया जा रहा है, इद्दत पर कंप्लीट बैन लगाया जा रहा है। चाइल्ड मैरिज को भी एक तरह से मान लीजिए कि प्रोहिबिट कर दिया गया है कंप्लीटली, क्योंकि फीमेल के केस के अंदर मिनिमम मैरिजेबल एज 18 कर दी गई है और मेल के केस के अंदर मिनिमम मैरिजेबल एज 21 ईयर्स कर दी जाएगी। विद दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड अक्रॉस द रिलीजन्स, अक्रॉस द फेथ्स, यूनिफॉर्म डाइवोर्स प्रोसेस लेके आया जा रहा है अक्रॉस द रिलीजन, और जुडिशियल डिक्री जरूरी हो जाएगी हर तरीके के डाइवोर्स के अंदर। मेंटेनेंस एंटाइटलमेंट, अगर लिव इन रिलेशनशिप के अंदर कोई महिला अपने लिव इन पार्टनर के द्वारा छोड़ी जाती है, देन इन दैट केस शी विल बी एंटाइटल्ड टू द मेंटेनेंस फ्रॉम हर पार्टनर, ensuring the financial support. The children of live-in relationship will be legitimate. Children of live-in relationship will be legitimate. With this, हमारी जितनी भी की हाइलाइट्स हैं किसकी? उत्तराखंड का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड बिल 2024 पूरी होती है। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको जो ये हाइलाइट्स है, गाइडलाइंस है, इस पर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या सजेशंस है, जो भी है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और आप ये भी बताइएगा कि आपको आज का कंटेंट कैसा लगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।